तो आज हम कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी का। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि कितने टाइम के बाद क्या कुछ हो रहा है, कि जितने पहले न्यूक्लियस थे उससे आधे हुए या कोई और चीजें ये हम इसमें स्टडी कर रहे होंगे। और इन्हीं पे बेस्ड होती है डेटिंग, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का क्या मतलब होता है कि आप कोई भी चीज आपको मिली है, पुरातत्व विभाग जो होता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कार्बन डेटिंग से वो ये बता देते हैं कि कितनी पुरानी ये चीज है, मतलब किस समय ये चीज जीवित थी, ये बता दिया जाता है। वो भी हम सीख रहे होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हम पिछली क्लास में जैसे ये सब हम देख ही चुके होते हैं कि n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी। ये फॉर्मूला तो सभी को पता ही है, ठीक है। इसका ग्राफ भी हम प्लॉट कर चुके। ये जो n है टाइम के साथ ये n इस तरह से स्टार्ट होता है, ये n होता है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे डिफाइन होती है जिसे मैं कहूं हाफ लाइफ। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम आप डाल सकते हैं हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। अब उसका मतलब देखेंगे क्या है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में दो चीजें हमें सीखनी है, एक हाफ लाइफ, एक एवरेज लाइफ या मीन लाइफ। देखो हाफ लाइफ सिंबल इसको देना चाहे खाली टी भी लिख सकते हैं, टी हाफ भी लिख सकते हैं, ये इसका सिंबल होता है। हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि शुरुआत में एनोड न्यूक्लियस थे, कितनी देर बाद वो न्यूक्लियस की संख्या जितनी शुरू में थी उससे आधी हो गई है, उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। इसका मतलब जब दो हाफ लाइफ होंगी तो कितनी हो जाएगी। अब देखो, अब कैसे देखना है। अब आप यहां से मानो भाई यहां कितना है एन नॉट बाई 2 और अगली हाफ लाइफ में उसका आधा, समझ गए हो। यहां से यहां हाफ लाइफ पीरियड है तो आप शुरुआत यहां से मान लो एन नॉट बाई 2 तो उसका आधा, तो उसका आधा मतलब ये कितना हो गया एन नॉट बाई 4। मैं उसको 2 स्क्वायर लिख दूं इसको थोड़ा जनरलाइज करने के लिए। मान लो यहां आते आते एन हाफ लाइफ होगी, एन हाफ लाइफ। हाँ, तो जिस तरह से चल रहा है, जब एक हाफ लाइफ थी तो 2 रेज टू पावर 1, दो हाफ लाइफ है तो 2 रेज टू पावर 2, तो एन हाफ लाइफ होने पे ये बन जाना है एन नॉट अपॉन 2 रेज टू पावर एन। ये आपका, और इसी चीज को, इसी एक्सप्रेशन को आप इस तरह भी लिख लेंगे कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एन नॉट इंटू हाफ रेज टू पावर एन, वेयर एन क्या चीज है नहीं, जैसे ये टाइम था, इतने टाइम के बाद ये सब इतना हो गया n। तो अगर मैं टाइम के टर्म्स में लिखूं वेयर t इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ, समझ गए हो ना। n हाफ लाइफ हो चुकी है, मतलब यहां तक आते आते जो टाइम हो चुका है वो t हाफ का कितने टाइम्स हो गया, n टाइम्स। क्लियर है। और अगर आपको n ही लिखना हो n, तो n हो जाएगा जो भी टाइम हुआ है डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। पहले तो ये ग्राफ दोबारा बना के ये अपना नोट कर दीजिए, फिर हम इस हाफ लाइफ को आगे कंटिन्यू करेंगे अभी। इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे हम हाफ लाइफ का अभी।
और ये हाफ लाइफ अलग अलग एलिमेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा वेरी करती है। एक तो मैं लेड ले रहा हूं और एक पोलोनियम, नाम आ चुके हमारे रेडियोएक्टिव सीरीज में, ठीक है। तो इनके लिए बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है हाफ लाइफ में। हो गया ना यहां तक? लेड की हाफ लाइफ होती है 1.4 इंटू 10⁷ ईयर्स। अगर आप इतने साल बाद देखेंगे तो जो पहले लेड था उससे आधा हो जाएगा, मतलब एक्टिव एलिमेंट आधे हो जाएगा। पोलोनियम के लिए होती है 3 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। एक बार देखो कितना ज्यादा फर्क है। और एक और वैल्यू बता रहा हूं जो हमारे काम भी आती है, जो याद भी रखना चाहिए। कार्बन की होती है, कार्बन 14 होता है रेडियोएक्टिव, उसकी हाफ लाइफ होती है 5730 ईयर्स। कार्बन 14 की हमें याद रखनी चाहिए फॉर क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेटिंग। 5730 ईयर्स ये कार्बन 14 की हाफ लाइफ, ठीक है। सारे कार्बन रेडियोएक्टिव नहीं होते, तो ये रेडियोएक्टिव है तो इसी की हाफ लाइफ है। अब इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, कैसे हम बनाए। उसके बाद लिख दो एक्सप्रेशन फॉर टी हाफ। एक्सप्रेशन फॉर टी हाफ लिख लिया था नहीं? अब हम टी हाफ का एक्सप्रेशन लिखें, पहले तो लिखें फिर उसे डेराइव भी करेंगे। टी हाफ होता है 0.6931 डिवाइडेड बाई लेम्डा, वेयर लेम्डा इज द डिके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो हम पीछे बोल रहे थे। ये आपका होता है टी हाफ। कैसे लाएं ये एक्सप्रेशन? ये जो आपका जनरल फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला n इज इक्वल टू n नॉट इंटू e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी एट t इक्वल टू टी हाफ। एट t इक्वल टू टी हाफ जो n होगा वो कितना होगा? n नॉट बाई 2। ये आपने इसमें पुट किया तो n नॉट बाई 2 दैट इज इक्वल टू n नॉट इंटू e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो गया, 1/2। हाँ ये टी हाफ है, यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू 1 ई रेज टू पावर लैम्डा टी हाफ। इसको सीधा कर लो तो ई रेज टू पावर लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू 2। दोनों साइड हमने लॉग लिया टू द बेस ई, टू द बेस ई लॉग लिया, लॉग 2। पावर मल्टीप्लाई होगी, इससे आगे यहां लिखता हूं, पावर जो है वो आगे उतर जाएगी इधर, तो दिस इंप्लाइज यहां मैं अगर लिखूं यह आएगा लैम्डा इंटू टी हाफ इंटू लॉग ई टू द बेस ई, और इसको आप ln2 लिख सकते हो, ये सिंबल है लॉग टू द बेस ई का, ये 1 होगा, नंबर ऑफ बेस सेम है। तो यहां से लैम्डा इंटू टी हाफ इज इक्वल टू ln2, और टी हाफ का फॉर्मूला आ गया ln2 बाई लैम्डा, और ln2 हमने याद किया होता है 0.6931। तो ये आपका टी हाफ का एक्सप्रेशन हो गया। अगर लैम्डा दे रखा हो तो टी हाफ ऐसे निकाला जा सकता है।
हाफ लाइफ आने के बाद अब हम कुछ एक्सप्रेशंस को जनरलाइज करेंगे। दो तरह के एक्सप्रेशन आए, एक तो ये और एक वो हाफ लाइफ के टर्म्स में। तो वो किन किन में लग सकते हैं वो हम देख रहे होंगे अभी हम। तो इसके बाद हम चलते हैं जनरल एक्सप्रेशंस फॉर रेडियोएक्टिविटी। जनरल एक्सप्रेशंस फॉर रेडियोएक्टिविटी, ये चीजें हम देख रहे होंगे यहां पे। सपोज ये कोई एक सैंपल है t इक्वल टू 0 पे, और मैं इसमें तीन चीजें लिखता हूं, n नोट, m नोट, r नोट। n नोट का तो मतलब है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई या एक्टिव एटम भी बोल सकते हो, क्योंकि एक न्यूक्लियस में एक एटम होता है, एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है। इसको बोला है मास ऑफ एक्टिव सब्सटेंस। दिस इज द मास ऑफ एक्टिव सब्सटेंस। और R नोट को बोला है एक्टिविटी ऑफ एक्टिव सब्सटेंस। तो ये चीजें तो कब है, एट t इक्वल टू 0। थोड़ी देर बाद या कितने भी समय बाद मैं आ रहा हूं t इक्वल टू t टाइम पे, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कम हो गए, n हो गए, मास भी कम हो गए, m हो गया, और इवन रेट भी कम हो गया, r हो गया। रेट कम क्यों हुआ? क्योंकि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के। ये डिके लॉ हमने पढ़ा था, तो इसलिए ये भी कम हुआ। तो ये जो रिलेशंस आपने पढ़े ना केवल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में बल्कि मास और इन सब में वैलिड होते हैं। देखते हैं कैसे। पहला रिलेशन, मान लो ये टी टाइम हो गया और मैं कहता हूं यहां पे n हाफ लाइफ होगी, इस एलिमेंट की ये n हाफ लाइफ हो चुकी है, ये मैं कह रहा हूं। तो पहला जो रिलेशन होगा, फर्स्ट रिलेशन, n जो आप बोलते हैं n नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं n नॉट इंटू हाफ रेज टू पावर n। सेकेंड रिलेशन मास में वो भी वैलिड होगा, m इज इक्वल टू m नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी, लेमडा सेम है, या फिर m नॉट इंटू हाफ रेज टू पावर n। और जो आपका तीसरा रिलेशन है रेट एक्टिविटी, दैट इज आल्सो इक्वल टू r नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी, या फिर r नॉट इंटू हाफ रेज टू पावर n। ये आपके जनरल रिलेशंस हैं जो किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट के क्वांटिटेटिव एनालिसिस में काम आएंगे। जैसे एक दो क्वेश्चंस लेते हैं हम, इनको यूज करने के लिए एक दो सवाल ले रहे हैं। सवाल लिखिए, हाफ लाइफ ऑफ रेडन इज 3.8 डेज। देखो किसी एलिमेंट की कितनी भी होगी, कोई ईयर्स में जा रही है, कोई सेकंड में, कोई डेज में, 3.8 डेज। कैलकुलेट हाउ मच ऑफ
कैलकुलेट हाउ मच ऑफ 15 मिलीग्राम 15 mg, हाउ मच ऑफ 15 मिलीग्राम ऑफ radon will remain after 38 days. How much of 15 मिलीग्राम of radon will remain after 38 days? 38 दिन के बाद अच्छा किस पे गया ये? एन पे, एम पे कि आर पे? एम पे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि पहला रिलेशन यूज करें कि दूसरा। जब हाफ लाइफ दे रखा है तो हमें कौन से पे जाना चाहिए? दूसरे पे। ठीक है, एक बार इक्वेशन बनाओ फिर मैं लिखता हूं क्या होगा क्या नहीं होगा। हम दूसरे वाले रिलेशन पे गए, m इज इक्वल टू एम नॉट इंटू हाफ रेज टू पावर n। ये आपका सेकंड रिलेशन है, वेयर n इज इक्वल टू कितना टाइम हो गया डिवाइडेड बाई टी हाफ। कितने दिन बाद पूछा इस सवाल में? 38 दिन, 38 डेज। तो 38 डेज और कितनी हाफ लाइफ है? 3.8 डेज, यानी कि कितना हो गया? n निकल के आया 10। तो आपने इसमें यूज किया जो मास बचेगा एक्टिव सब्सटेंस का, इनिशियल मास कितना है? 15 मिलीग्राम। ये mg वेट वाला mg नहीं है, ये तो मास ही है 15 मिलीग्राम इंटू हाफ रेज टू पावर 10। 2 रेज टू पावर 10 कितना होगा? 2 रेज टू पावर 5 होता है 32, तो ये हो गया 32 इंटू 32 मिलीग्राम। ठीक है, आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऑप्शंस दिए उसके अकॉर्डिंग, लेकिन मैं लिख देता हूं कि आंसर इसका है 0.014 मिलीग्राम, कि इतना सब्सटेंस बचेगा। समझ आया कैसे कैसे ये हमने अप्लाई किया? ठीक है, अगला सवाल लिखें इसके बाद। तो ये क्लियर हो रहा होगा आप सभी को कि किस तरह से हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोएक्टिव आइसोटोप, रेडियोएक्टिव आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5 years. A radioactive isotope has a half life of 5 years. 5 साल उसकी हाफ लाइफ है। अब क्वेश्चन क्या है वो लिखिए, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, या आफ्टर हाउ मच टाइम्स भी लिख सकते हो, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स भी आप लिख सकते हो, द एक्टिविटी ऑफ द आइसोटोप, the activity of the isotope will reduce to 3.125%, will reduce to 3.125%। अब इसमें सोचिए कौन सा तो फॉर्मूला यूज करना चाहिए और क्या कुछ ही दिया गया है।
ये डब्बे से तो बना के चल ही लिया करो, इससे थोड़ा दिमाग सही काम करता है। और एक्टिविटी पे है ये सवाल। मान लो n हाफ लाइफ हो गई, पूछा है कितने हाफ लाइफ या कितने साल, तो कितने हाफ लाइफ उसको t से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि e की पावर वाला एक्सप्रेशन यूज करना थोड़ा मुश्किल है, ये आसान है हाफ रेस्ट पावर n वाला। ये बताओ एक्टिविटी कितनी होगी उसकी, एक्टिविटी होगी 3.125% ऑफ r, ये r हो गया। r की वैल्यू ये होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, r इतना हो गया। तो अब आपको बताना है कौन सा फॉर्मूला यूज करें, n आ जाएगा जब तो ये आंसर ही आ गया कितने साल। तीसरा वाला लिखा था हमने, r इज इक्वल टू r नोट इंटू हाफ रेज टू पावर n, यहां से n निकालो पहले कितना होगा। अभी आप लोगों को करवा रखा है इस वाला, बताइए कि n कितना आएगा इसमें, क्लास में पहले, आपकी क्लास में पहले हुआ था ये वाला क्वेश्चन ही, तो n बताइए कितना आएगा। माणिक्य ध्यान आ रहा है कि नहीं ये वाला क्वेश्चन? अच्छा रिचा आप बताओ, रिचा आवाज सुन रहे हो? हिमांशी आप बता दो, कोई तो बोले। बोलिए, पहले कोई रिप्लाई दीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। आपको सुन नहीं रहा। अच्छा आप बोल रहे हो क्या? बोलो, अब बोलो, पहले आवाज नहीं आ रही थी, बोलिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्लियरली? यस ठीक है। सर। तो ये क्वेश्चन हमने करवाया था आपको क्लास में। आप बताओ n कितना निकल के आएगा इसमें, n की वैल्यू देखिए भी, आप इसमें रखिए r की जगह आपने ये रखा, r की जगह ये रखा इसी इक्वेशन में, तो ये बना 3.125 अपॉन 100 इंटू r नोट इज इक्वल टू r नोट इंटू हाफ रेज टू पावर n। r नोट से r नोट कैंसिल। अब ये देखो ये हाफ रेज टू पावर कितना बन रहा है, 2 की पावर कितनी आ रही है, तभी तो ये कंपेयर होगा। डिक्रीज 2, इसका मतलब ये होता है कि ये फाइनली इतना हो गया है। देखो आपने सवाल में लिखा कि रिड्यूस टू का मतलब फाइनल एक्टिविटी इतनी होगी, ठीक है। अगर होता रिड्यूस बाई तो आपको ये घटा के लिखनी पड़ती कि फाइनल एक्टिविटी इनिशियल में से घटा के, रिड्यूस टू का मतलब है कि फाइनल एक्टिविटी इतनी होगी। अब इसको अरेंज करो इस तरीके से, इसका या तो रेसिप्रोकल ले लो आप, तो 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 100 अपॉन 3.125। और देखो ये सोचना बड़ा आसान है, 100 का 1/3 कितना होता है, 33.3। ये थोड़ा सा ज्यादा है तो उसको 33 से थोड़ा कम कर दो, तो 33 से थोड़ा कम दो सबसे अच्छा, और ये 32 ही मिलेगा, आप डिवाइड कर दो, क्योंकि उसी से तो पावर दिखेगी, नहीं तो कंपेयर ही नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है ना कैलकुलेशन कैसे करनी। और यानी ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 5, तो n की वैल्यू कितनी आई, 5। n आ गया 5, और n 5 आते ही आपको ये पता लग गया कि कितने साल बाद ऐसा हुआ होगा।
कितने साल हो गए? 5 इंटू 5। हाफ लाइफ कितने दी है? 5 ईयर्स। तो यानी कि इसका आंसर आया कि 25 ईयर्स के बाद, 25 साल के बाद ऐसा होगा कि एक्टिविटी इतनी कम हो जाए। अब इस सवाल में आपने क्या सीखा कि एक्टिविटी कितनी होगी, उससे आपने ये अंदाजा लगा दिया कि कब इसकी एक्टिविटी इनिशियल थी। कितने साल बाद ये था? 25 साल बाद। कहीं ना कहीं डेटिंग में कुछ ऐसा ही काम होगा, कार्बन डेटिंग में करेंगे उसको भी। सवाल आ गया ना समझ? अब अगला सवाल, नेक्स्ट है फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 92-238 if find the half life of uranium 92-238 if 1 gram of it emits 1.2 into 10 is power 4 1.2 into 10 is power 4 1.24 है 1.24 into 10 is power 4 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड। इसमें दो टाइम को कंपेयर नहीं किया, इनिशियल फाइनल नहीं दे रखा। इसमें केवल एक चीज बता रखी है, 1 ग्राम यूरेनियम है और वो पर सेकेंड इतने अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं, 1 सेकेंड में इतने अल्फा डीके हो रहे हैं। तो आपको ना उसकी हाफ लाइफ बतानी, बस ये सवाल है। कीजिए ट्राई कैसे होगा। थोड़ी कैलकुलेशन तो होती है, लेकिन उनको अगर हम इग्नोर करें, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसमें, इस पे हमारा ध्यान जाए कि क्या करें हम। इसमें उन तीन में से किसी रिलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो इंस्टेंट तो है ही नहीं कि पहले इतना बाद में इतना, दो इंस्टेंट तो है ही नहीं। केवल एक इंस्टेंट आपको दे रखा है, इतने डिके पर सेकंड का मतलब इतना बैकवर्ड लिख सकता हूं मैं। हमने यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी पढ़ी है, 1 डिके पर सेकंड इज नोन एज 1 बैकवर्ड, ऐसा यूनिट। तो ये एक्टिविटी इस वक्त इतनी है, कोई इनिशियल की चर्चा ही नहीं हो रही, इस वक्त एक्टिविटी इतनी है। और इस वक्त यूरेनियम कितना ले रखा है, कितने ग्राम? 1 ग्राम। यूरेनियम का जो मास है दैट इज 1 ग्राम, और इस वक्त जो एक्टिविटी है ये है टी। आप पूछ लिया, इधर से उधर या पीछे से यहां तो आना ही नहीं है, केवल यहीं पर रहकर जवाब देना है। तो हम थोड़ा ध्यान दें, हमारा रेडियोएक्टिव डिके लो क्या था? रेडियोएक्टिव डिके लो कि किसी भी जगह जो एक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई के। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, और यहां कांस्टेंट क्या आया करता था? लैम्डा, यानी कि R इज इक्वल टू लैम्डा इंटू M। देखो थोड़ा क्लियर रहना होगा, हम बार बार वही फॉर्मूले लगाते रहेंगे तो ये सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो जगह की बात ही नहीं हो रही, एक जगह की बात हो रही है। तो R बराबर लैम्डा इंटू N। R दे रखा है, ये लिखा हुआ है इतनी एक्टिविटी, N दे रखा है, दे तो नहीं रखा,
लेकिन हम थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट तो जानते होंगे। नंबर ऑफ एटम उतने ही नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। तो इस वक्त n कितना होगा? अब देखो तरीका सुनो, मोल कॉन्सेप्ट से आप n निकाल रहे, ये फॉर्मूला लगा के लैम्डा आ गया, और t हाफ लैम्डा के टर्म्स में कितना होता है? 0.6931 अपॉन लैम्डा। समझ आ गया? तो पहले तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालो कितने हैं यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, मास इन ग्राम वो 1 है अपॉन 238, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। यहां से नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। एक मोल में कितने एटम होते हैं? हाँ, एवोगैड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, 6.02 इंटू 10 पावर 23। जितने एटम होते हैं, एक एटम में 2 न्यूक्लियस होते हैं क्या? एक ही न्यूक्लियस होता है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपके हो गए 1 अपॉन 238 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23। इतने न्यूक्लियाई हो गए। एन आ गया मेरे पास, एन आ गया, आर दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो इस रिलेशन से मेरा लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा यहां से मैं अगर निकालूं तो लैम्डा आ रहा है आर बाई एन। तो आर बाई एन मतलब 1.24 इंटू 10 पावर 4, ऐसा यूनिट में ही वो है, डिवाइड बाई एन। तो 6.02 इंटू 10 पावर 23 और 238 गया ऊपर। सेकेंड इनवर्स साइज की यूनिट होती है। अब लैम्डा आ गया तो उससे हाफ लाइफ हम कैसे लिखें? लैम्डा से हाफ लाइफ क्या फॉर्मूला है? लगा दो वो फॉर्मूला। टी हाफ अगर मैं यहां से मेंशन करूं तो टी हाफ लाइफ होगी 0.6931 अपॉन लैम्डा 1.24 इंटू 10 पावर 4 इंटू 238 और इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23 सेकेंड। ये आपकी हाफ लाइफ होगी। अब इसका जो आंसर है 4.259 इंटू 10 पावर 10 ईयर्स। ईयर्स में मान लो ऑप्शन है, खाली वाई लिखा हो ईयर, खाली डी लिखा हो डेज। तो ये सेकंड आ गया, इसको ईयर में कैसे कन्वर्ट करें? अगर मान लो ऑप्शन सारे ईयर में हो, ये हमने सेकंड में निकाल लिया, तो ईयर में कैसे कन्वर्ट करें? बस 3600 से भाग दे देंगे। इसमें कोई रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट थोड़ी है, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ। एक साल में ना 3600 से नहीं, सॉरी, एक साल में बदलना है। एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड। तो अगर आपको इसको ईयर तक पहुंचाना हो तो पहले तो मिनट बनाओ, ठीक है, फिर आवर्स बनाओ घंटे, फिर दिन बनाओ, फिर साल बनाओ, और अब ये कन्वर्ट हो गया आपका ईयर में। और जो आंसर ईयर में है वो ये है। ये आप किसी तरह से अपना वेरीफाई कर देंगे कि हाँ ये आएगा, कैलकुलेट करके। अब देखो रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ कितनी ज्यादा
अलग चलती है। लेड और पोलोनियम दोनों पास पास होते हैं एलिमेंट। लेड का 82 था, पोलोनियम का 84। ये तो लिखवाए तो थे रेडियोएक्टिव सीरीज में। लेकिन एक की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा ईयर्स में जा रही है, एक की हाफ लाइफ जरा से सेकंड भी नहीं है। तो वो अलग अलग मटेरियल्स पे डिपेंड करता है। ये लाइन से हमने जो 2-3 क्वेश्चंस लिए, आखिरी सवाल ने तो ये सिखाया कि हर बार यहां से वहां नहीं जाना है, एक जगह पे हो तो ये इंस्टेंट। और इसमें तो पहले n ही निकालना पड़ेगा, कि कुछ दे रखा आपको n निकालना पड़ेगा, मास से डायरेक्ट नहीं n निकालना पड़ेगा। और बाकियों में डायरेक्ट रिलेशन भी लग रहे थे। ठीक है, अब जो बीच में हमने सीखा कि एक्टिविटी रिड्यूस हुई 3.125%, उससे 25 साल का अंदाजा लगा दिया कि 25 साल पहले इतनी थी। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कार्बन डेटिंग, रेडियोएक्टिव डेटिंग भी बोल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग रेडियोएक्टिव डेटिंग। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेडियो एक्टिव डेटिंग। इसका कॉन्सेप्ट इतना सा है कि कोई रेडियो न्यूक्लियाइड है, मतलब एक्टिव न्यूक्लियाई है, उसकी अगर आपको हाफ लाइफ पता है ना, तो आप ये बता देंगे कि वो कब से, लिख दो ये बात इसमें। रेडियो एक्टिव डेटिंग में क्या होता है, इफ वी नो the half life, if we know the half life of a given radionuclide, लिख रहे हो ना आप लोग साथ साथ, if we know the half life of a given radionuclide, we can use the decay of that radionuclide, as a clock to measure the time intervals, अगर आपको किसी भी रेडियोन्यूक्लियाइड की हाफ लाइफ पता है तो उसकी डिके को ऑब्जर्व करते हुए आप टाइम इंटरवल बता सकते हो कि कब से कब ये हुआ है, या कितने साल पहले ऐसा था और अभी ऐसा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डेटिंग यूज्ड इन आर्कियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डेटिंग यूज्ड इन आर्कियोलॉजी मतलब जिनको पुरानी चीजें ज्यादा पसंद आती है, अरे पुरानी चीजें पसंद आना नहीं, मतलब पुरानी चीजों पे वो खोजबीन करते रहते हैं। ठीक है, एक बार एक ऐसे जोक्स में आ रहे थे, बोले एक से पूछा, बोले आपका हस्बैंड क्या होना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया आर्कियोलॉजिस्ट। अब समझना क्यों बोला आर्कियोलॉजिस्ट, सुनो आगे बढ़ते हैं। क्यों ये आपका होमवर्क है कि क्यों बोला आर्कियोलॉजिस्ट, ये अपने आप पता लगा के लाते हैं क्या चक्कर है, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट हस्बैंड ही क्यों पसंद आया उसे। देखते हैं इधर इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। कार्बन डेटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, देखिए कोई भी जीव है, ये अभी लिविंग है ना। सुनो तो बात सुनो, क्या होता है, कार्बन कंटेंट हर बॉडी में होता है, हर बॉडी में कार्बन कंटेंट होता है, और उस कार्बन का थोड़ा सा अमाउंट कार्बन 14 भी होता है। कार्बन कंटेंट हर बॉडी में होता है, उसका थोड़ा सा अमाउंट कार्बन 14 भी होता है। जब बॉडी
कार्बन 14 रखती है तो उसका डिके भी होगा क्योंकि वो रेडियो न्यूक्लियाइड है। तो कार्बन 14 का डिके भी चलता रहता है, साथ साथ वो ब्रीदिंग या प्लांट से तो फोटोसिंथेसिस, इन प्रोसेस से वो कार्बन 14 को इनहेल भी करते रहते हैं। तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, मतलब लिविंग बीइंग में कार्बन 14 का अमाउंट फिक्स हो जाता है, और जब अमाउंट फिक्स है तो एक्टिविटी भी फिक्स होगी। तो जब तक वो लिविंग है उसकी एक्टिविटी पता है कि उसके अंदर कार्बन 14 की ये एक्टिविटी है। लिखो पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा, हम लिखिए। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये कार्बन डेटिंग ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोमा ड्यू टू बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, अरे लिख रहे हो ना आप लोग, ड्यू टू बायोलॉजिकल एक्टिविटीज सच एज ब्रीदिंग और फोटोसिंथेसिस, हमने दोनों की बातें कर ली है, सच एज ब्रीदिंग और फोटोसिंथेसिस, कोमा एन एक्सचेंज इक्विलिब्रियम is reached, an exchange equilibrium is reached at which the carbon atoms of every living thing contain a small fraction ब्रैकेट में लिख दो फिक्स्ड, contain a small fraction ब्रैकेट में फिक्स्ड of radioactive nuclide carbon 614। भाई ये बात समझ आई क्या लिखा है? देखो ध्यान से समझो इस चीज को कि जब वो जीवित था, प्लांट्स हैं तो फोटोसिंथेसिस से, या हम लोग हैं तो ब्रीदिंग से, ये मतलब अगर कुछ रेडियो एक्टिविटी से डिके भी हो रहा है तो उतना ही वो क्या कर रहा है, इनहेल भी कर रहा है, तो जिससे इक्विलिब्रियम बना रहता है। और जो ओरिजिनल एक्टिविटी पाई गई है वो लिख दीजिए, द ओरिजिनल एक्टिविटी का मतलब ब्रैकेट में लिखना इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द ओरिजिनल एक्टिविटी ब्रैकेट में इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसकी, यही कार्बन 14 की लिख रहे हैं, इज फाउंड टू बी, ओरिजिनल एक्टिविटी इज फाउंड टू बी अबाउट 15 decays per minute for every gram of carbon, 15 decays per minute for every gram of carbon। यानी कि क्या बोला है, for 1 ग्राम, मैं 1 ग्राम की बात कर रहा हूं, तो जो रेट इनिशियल तब है जब वो जीवित था, उसको हमने t बराबर 0 ही बोल रखा है, मरेगा वहां से टाइम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो R0 है, कितने डिकेज पर मिनट आ रहे हैं, 15 डिके तो पर मिनट है, तो 1 सेकंड में कितने हो रहे होंगे, तो ये इनिशियल एक्टिविटी। तो फॉर 1 ग्राम जो R0 है वो ये है 15/60 बैकवर्ड, ये आप मेंशन कर दीजिए। अब बात करते हैं कि वो मर गया, तो इसके बाद क्या अब भी ब्रीदिंग स्टार्ट होगी, मतलब चलती रहेगी? नहीं, लेकिन अब ओनली क्या चलेगा, डीके चलेगा, तो एक्टिविटी रिड्यूस होगी, जैसे वो सवाल किया था 3.125% रहेगी, तो इस तरह से। अब ये बात आप आगे लिखिए, when the organism dies, जब वो मर जाता है, the exchange with the atmosphere stops, and amount of C614, ये वाला amount of C614 starts decreasing, तो एक्टिविटी भी डिक्रीज करेगी, है ना।
सो एक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस, लास्ट लाइन इसमें लिख रहे हैं, फिर देखेंगे कि कैसे क्या होता है। सो एक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस विद अ हाफ लाइफ ऑफ, कितनी होती है हाफ लाइफ, मैंने अभी एग्जांपल दी उनमें लिखवाई भी थी कार्बन की, 5730 ईयर्स लिखा था ना हमने, विद अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स। अब देखिए, अगर हाफ लाइफ आपको पता लगी 5730 ईयर्स है, जो हम याद रखें तो अच्छा रहेगा, तो क्या इससे लैम्डा आ जाएगा? पहले तो आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5730, चलो करो मत करो, पढ़े रहने दो इसको, तो ईयर में आंसर आता रहेगा। लैम्डा कितना होगा यहां से भाई, टी आपका फॉर्मूला था 0.6931 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा ऊपर आ गया, टी आप नीचे, तो 0.6931 जिसको आप 0.7 भी ले सकते हो अपॉन 5730 ईयर इक्वल्स, ये आपका लैम्डा है। अब मान लो आप आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है, आपको कोई फॉसिल्स मिले, आपको पता लगाना है कब का है, यार ये उस समय का जब ये जीवित था तभी का तो है, वही तो टाइम पता लगाना है। मान लो जिस समय वो जी रहा था उस टाइम को हमने बोल दिया t इक्वल टू 0। यार लाइफ थोड़ी सी होती है, 10 साल 50 साल 100 साल, और हम देख रहे हैं 1 मिलियन ईयर्स बाद, 10⁶ ईयर बाद, तो इस पूरे टाइम को तो हम क्या बोल देते हैं, t इक्वल टू 0। या फिर ये वो टाइम है जब इसकी डेथ हुई है, जब इस ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई है, ये वो टाइम है, तो उस वक्त तो मुझे एक्टिविटी पता ही है कितनी है, R0, वो कितनी है अभी लिखी थी हमने 15 डिके पर मिनट है ना, वो लिख दिया हमने R0। आप बहुत बहुत लाखों सालों बाद आए, मान लो ये तो प्रेजेंट कल्चर चल रहा है अभी, और मुझे कोई ये पढ़े आपने फिजिक्स में ना, उसमें हिस्ट्री में सिविलाइजेशंस थी ना, ये हड़प्पा कल्चर इस तरह से है ना। आपको उस समय का कोई फॉसिल मिल गया, उस समय का कोई फॉसिल मिल गया, मोहनजोदारो, इस पे तो एक मूवी भी बनाई थी शायद ऋतिक रोशन ने, चली नहीं, पूरी तरह पिट गई थी वो, इसीलिए आपको पता भी नहीं होगा वैसे तो मोहनजोदारो कल्चर जो है, तो ये कब का है इसका आइडिया आप यूं लग सकता है। अब उस समय का कोई सैंपल है, उस समय का खुदाई में मिला, ठीक है, और उसमें कोई ऐसी चीज थी जिसमें कार्बन 14 है, उस कार्बन 14 का डिके अब किस रेट से हो रहा है वो आपने मेजर कर लिया, तो बताओ क्या ये टाइम आ जाएगा कि नहीं, अगर मैं इसको T0 बोल दूं। अब आज का जो समय है, तो कितने साल पहले ये चीजें थी, T0 टाइम पहले, तो क्या इससे एज ऑफ सिविलाइजेशन पता लगेगी नहीं। इस समय अगर मैं देखता हूं तो मैं लिखूंगा कि जो एज ऑफ सिविलाइजेशन है, एज ऑफ सिविलाइजेशन वो कितनी है, T0। समझ आ गए कि भाई इतने साल पहले जीवित था, तो एज ऑफ सिविलाइजेशन T0। अगर आपने R मेजर कर दिया तब तो आ ही जाएगा T0। कैसे, क्या रिलेशन लगाएंगे, R इक्वल टू या फिर अब वो तो जो आपका सुटेबल रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और L इज इक्वल टू T0 बाई हाफ लाइफ। हाफ लाइफ आपके पास है ही, और लैम्डा भी आपने उससे निकाली। इन रिलेशंस का यूज करके आप सवाल में T0 निकाल सकते हैं। T0 ये होती है कार्बन डेटिंग। अब आप एक होमवर्क के लिए कि कितने क्वेश्चंस आप आज ट्राई कर लेंगे, एक्सरसाइज के पहले 14 क्वेश्चंस, थोड़ी कैलकुलेशन होंगी, आप करेंगे घर पे आराम से। न्यूक्लियाई वाले चैप्टर के एक्सरसाइज के पहले 14 क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे।
ठीक है भाई, ठीक है, अपना करके रखिए। न्यूक्लियाई कल सुबह फिर 6 बजे, ठीक है। थैंक यू।